नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की डेलीगेशन के साथ ब्रिटेन दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम धामी 25 से 28 दिसंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 26 सितंबर को लंदन में रोड शो का आयोजन किया जाएगा और 27 सितंबर को निवेशकों के साथ बैठक कर उनको उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें हैं। लंदन में मुख्यमंत्री के साथ एक डेलीगेशन इस समय गया हुआ है। 25 से लेकर 28 सितंबर तक लंदन में मुख्यमंत्री और उनका डेलीगेशन रहेगा। तमाम ग्रुप के लोगों से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा कल यानी कि 26 सितंबर को रोड शो का आयोजन भी होना है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर समिट के लिए आकर्षित करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ आप ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी देख पा रहे हैं। उत्तराखंड निवेश के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ राज्य है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की ओर से हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से 2 बार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि ये स्वयं ही लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। जिसको हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा है वो शौक से चुनाव लड़ सकता है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, हरिद्वार हमारा बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। हरिद्वार दुनिया की राजधानी है आध्यात्म की, और हमने बहुत सुंदर सजा रखा है हरिद्वार। अब सबकी नज़र हरिद्वार पर आ रही है, तो सब आमंत्रित है ना, आओ तो आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। चुनना तो जनता ने है, तो मैं तो स्वयं ही निमंत्रण दे रहा हूँ लोगों को, आ सकते हो, जो आ सकते आ जाओ। केंद्र सरकार ने भले ही संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया हो, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह राजधानी देहरादून पहुंची और पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने विधेयक जरूर पास किया, लेकिन इसमें जो शर्तें रखी गई थी, एक परसीमन की और जनगणना की, इससे लगता है कि कभी भी विधेयक लागू नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने महिलाओं को ठगने के साथ ही साथ इस देश की आधी जनता को ठगने का काम किया है। हिसाब से उनके मंत्री और सांसदों के हिसाब से तो जो संविधान में प्रावधान है 81(3) और 82 के हिसाब से, तो जातिगत जनगणना जब होगी, ये परिसीमन 2026 में होगा, उसके बाद की जातिगत जनगणना 2031 में होगी, तो उसके हिसाब से तो 2029 तक भी लागू नहीं होगा। तो ऐसे जो भी प्रावधान इसमें हमारी पार्टी को लगेंगे कि जो इसमें रुकावट बन रहे हैं, जो इसमें बाधा बन रहे हैं महिला आरक्षण अधिनियम में, उनमें संशोधन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर पीठ थपथपाई। साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पलटवार करते हुए कहा है कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी के लिए कहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो वो अपना सिर मुंडवा देंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक महिला की भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। देखिए, कांग्रेसियों का ये राजनीतिक मुंडन है। कांग्रेस हताश और निराश है। अपनी राजनीति तलाश करने के लिए, अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए वो इस तरीके से कृत्य कर रही है और राज्य के माहौल को खराब करना चाहती है। सनातन धर्म का भी कांग्रेसियों को ज्ञान नहीं है। इस तरीके से मुंडन कराना ये उनके लिए ही सनातन धर्म की उपेक्षा रहने वाली है। उनको डरना चाहिए, समझना चाहिए कि मुंडन का मतलब क्या है। उसको जो केशदान का मतलब कह रहे हो, केशदान भी क्यों किया जाता है, किन परिस्थितियों में केशदान किया जाता है, मुंडन किया जाता है, इसको भी कांग्रेसियों को समझना चाहिए। देहरादून में पिरान कलियर में 755वां उर्स बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि इस बार पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों
को उर्स में सम्मिलित होने के बाद देश की संस्कृति और आस्था का प्रतीक श्रीमद् भगवद गीता और गंगाजल देने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान सभी धर्मों की सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड का भी ये दायित्व है कि मेहमानों को हिंदुस्तान की संस्कृति का तोहफा दिया जाए। तो वहीं उन्होंने बताया कि इस बार पाकिस्तान से 110 जायरीन शाबर पाक के 755वें उर्स में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। कि जब हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आस्था का सम्मान भी पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि यहां से गंगाजल और श्रीमद् भगवद गीता हम उन लोगों को भेंट करेंगे जो पाकिस्तान के जायरीन आएंगे, और उन लोगों से हम ये आग्रह करेंगे कि इसे ससम्मान आप लेके जाएं और वहां के मंदिरों में स्थापित करें। और ये हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से, ये देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ से ये खूबसूरत भेंट हम आपको देना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो यहां से भी प्यार और मोहब्बत की बात जाएगी। हम पूरी दुनिया को एक वसुधा मानते हैं और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर जोशीमठ भवन और भूमि में आई दरारों को लेकर विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। वहीं नैनीताल में 2 मंजिला भवन गिरने के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र को संवेदनशील घोषित करते हुए 24 घरों में निशान लगा दिए हैं। चमोली के जोशीमठ में पिछले दिनों हुए भूधसाव ने जहां सरकार की चिंता बढ़ाने का काम किया था, वहीं अब जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसी ये साफ हो गया कि अगर निकट भविष्य में सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में नियम और प्लानिंग के तहत काम नहीं करती तो फिर पौराणिक शहरों पर इसी प्रकार से भूधसाव का खतरा बढ़ता रहेगा। जोशीमठ में आई दरारों का विस्तृत अध्ययन तमाम संस्थानों की टीमों ने किया था, जिनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के दबाव के बाद सरकार को ये सभी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ी, जिससे जनता को भी अब सच्चाई मालूम चल रही है कि जोशीमठ में जमीन धंसने के पीछे का क्या कारण है। सरकार ने 8 विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं को भूधसाव और जोशीमठ की जड़ में निकल रहे पानी के कारणों को जानने के लिए मैदान में उतारा था। तमाम वैज्ञानिक संस्थानों ने बहुत पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने इसे दबाए रखा। इस मामले में अल्मोड़ा के सोशल एक्टिविस्ट ने याचिका दायर कर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार को ऐसे मामलों की रिपोर्ट जल्द सामने रखकर लोगों से साझा करनी चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड राज्य सरकार प्रबंधन ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया है। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार राज्य सरकार को जोशीमठ भूधसाव पर 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा। 718 पन्नों की रिपोर्ट में मोरन क्षेत्र ग्लेशियर की ओर से लाई गई मिट्टी से बने जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने की बात सामने आई है, जिसके कारण वहाँ भूधसाव हो रहा है। जोशीमठ हिमालयी इलाके के ऊंचाई पर बसा, उसे पैरा ग्लेशियर को जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया। इससे बना पहाड़ मोरन कहलाता है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से जिक्र किया गया कि जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा बोल्डर, बजरी और मिट्टी का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ बोल्डर भी ग्लेशियर से लाई गई बजरी और मिट्टी से बने हैं। इनमें जॉइंट प्लेन है जो इनके खिसकने का एक बड़ा कारण है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी मिट्टी में आंतरिक क्षरण के कारण संपूर्ण संरचना में अस्थिरता आ जाती है। इसके बाद पुनः समायोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बोल्डर धंस रहे हैं। मुख्य बात है तो एक लाइन में समराइज नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट है काफी मल्टीफैक्टोरियल है, मल्टीडिस्प्लिनरी एक रिपोर्ट कह सकते हैं, जिसमें कि ड्रेनेज के संबंध में एक है कि जिस तरह से पानी का रिसाव जमीन के अंदर हो रहा है वो एक कारण हो सकता है सब्सिडेंस का। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं काफी भारी मात्रा में, वो भी एक कारण हो सकता है रिपोर्ट का, सब्सिडेंस का। इसके अलावा जो ड्रेनेज ठीक नहीं है वो एक कारण है, क्योंकि पानी ऊपर से आता है, नालों में काफी तेजी से जाता है, जिससे कटाव होता है, वो भी एक कारण है।
ये भी जताया गया है कि जो अलकनंदा में पानी आती है उससे जो टो इरोजन होता है वो भी एक कारण, एक फैक्टर हो सकता है स्लाइड का और सब्सिडेंस का। तो बहुत सारे कारण उसमें दर्शाए गए हैं और जब हम काम करेंगे तो इस सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। जोशीमठ आपदा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जोशीमठ आपदा में सत्ता पक्ष जहां इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष इस मामले में सरकार के द्वारा जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। देखिए, जो जोशीमठ में जो आपदा आई थी और वहां पर जिस तरीके की आपदा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्रबंधन किया गया है वो काबिले तारीफ है। सरकार ने तुरंत वहां पर पुनर्वास का काम शुरू किया, वहां के लोगों के आर्थिक प्रबंधन का काम शुरू किया, लोगों का विस्थापन किया और जो वहां पर बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा जो सर्वे किए गए उन सर्वे के बाद जो वहां पर स्थिति सामने आई उसके तहत सरकार ने उसके केंद्र सरकार को सिफारिश भी करी है और केंद्र सरकार से आपदा प्रबंधन के लिए यथासंभव सहायता और आर्थिक मदद मांगने के लिए भी प्रयास किया। निश्चित रूप से सरकार ने गुमराह करने का काम किया और रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी। मैंने पहले आपको कहा ना कि सरकार जोशीमठ के प्रति गंभीर नहीं है। कभी कहते हैं कि 3000 करोड़ का पैकेज चाहिए, कभी 10,000 करोड़ का चाहिए, कभी केंद्र ने दे दिया। आज तक केंद्र में जोशीमठ के रिहेबिलिटेशन के लिए या जोशीमठ नया जोशीमठ बचाने के लिए केंद्र के आगे कोई प्रस्ताव नहीं रखा है इन्होंने। कहीं गंभीर ही नहीं है, सोच ही नहीं है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को इनको चलाना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय जो निर्देश दे रहा है ये काम कर रहे हैं। अपने इनके मंत्री डिफंक्ट पड़े हैं, कोई मंत्री अपना किसी का कोई वजूद नहीं है। जोशीमठ आपदा पर हाईकोर्ट ने भले ही सख्त रुख अपनाया हो, लेकिन सत्तासीन सरकार धीरे धीरे इस मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, जिसमें केंद्र से मिलने वाले आर्थिक पैकेज का इंतजार सरकार कर रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पीडीएनए की रिपोर्ट का भी चर्चा के बाद करीब 1800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, जिसमें से 1464 करोड़ रुपए केंद्र और 336 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। फिलहाल जोशीमठ में होने वाले कामों की डीपीआर बनाने के काम भी किया जा रहा है, जिस पर केंद्र से पैसा मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट। चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड में स्थित पगनो गांव में लगातार भूस्खलन की बड़ी मुसीबत बन गई है, जिसे देखते हुए गांव के 50 परिवारों की रातों की नींद उड़ गई है। पगनो में मानसून सीजन में भारी बारिश से तबाही हुई थी, जिसके बाद से गांव में लगातार भूस्खलन और भूधसाव की समस्या बनी हुई है, जिस कारण गांव के कई परिवारों ने पलायन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अन्य ग्रामीण भी लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बारिश में गांव के कई घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र भी जमींदोज हो गए हैं। वहीं बच्चे टेंट के नीचे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। क्या होना वो जो आ रखा वो चारों तरफ से वो मरना, हम तो उस दिन पता नहीं किसने बचा दिया हमको, नहीं तो हम भी चले गए थे उस दिन। सवेरे सो रहे थे हम, तो होना क्या तो फोटो फोटो हैं यहाँ पर। इसी पे रहते हो? ना गुजर रहे थे हम किराए पर, और वहाँ से भी हमने सामान उठा दिया, तो वहाँ से भी मार मारा है। कब छोड़ा ये घर? ये जो जिस दिन वो बाढ़ आई उसी दिन से छोड़े हमने। पर्यटन नगरी रानीखेत में आजकल श्री नंदा सुनंदा महोत्सव की धूम मची हुई है। पूजा स्थल पर भोग लगाकर पूजा अर्चना आरती कर अति उत्साह के साथ प्रसाद वितरण किया गया। महिलाओं के द्वारा भजन गायन भी किया गया। श्री गणेश महोत्सव की तरफ से माता को भोग लगाने का कार्यक्रम रहा। 27 सितंबर को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंढोर स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नारे भी लगाए। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और महामंत्री कुशाल राणा ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया है, हमेशा देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उन्होंने एकात्म मानवता का नारा देकर समाज को जोड़ने का प्रयास किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में राजनीति हर समस्या का समाधान था, गांव और समाज राष्ट्र के विकास का दर्शन था। भारतीय जनता पार्टी पंडित जी की 107वीं जयंती मना रही है, जिसे पूरे प्रदेश में हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी से महापर्व के रूप में मना रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके सपना को पूरा करते हुए राष्ट्रवाद की बात करती है, एकवाद मानववाद की बात करती है। उन्हीं के जो अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक जो भी सरकारी योजनाएं पहुंचाने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। आज पंडित दीनदयाल जी की 107वीं जयंती के शुभ अवसर पर मसूरी भाजपा मंडल द्वारा यहाँ पर उनकी जो मूर्ति है उस पर यहाँ पे माल्यार्पण किया गया, मिष्ठान वितरण किए गए और निश्चित ही जो एक स्वयं रूप से और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल जी के जो मार्गदर्शन था और जो विचार था एक मानववाद का और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसकी जो है विकास की लहर जानी चाहिए, उसी अनुरूप चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो निरंतर उस पर काम कर रही है। वर्ष 25 सितंबर को हम दीनदयाल जी की जयंती मनाते हैं। एकात्मवाद के जो प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने एक दर्शन दिया था, एक आत्मवाद आखिरी पंक्ति के आखिरी कोने में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी सरकार उन सपनों को साकार कर रही है और प्रत्येक जगह आज भाजपा का कार्यकर्ता दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महापुरुष किसी एक दल के नहीं होते, सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो एक महान दार्शनिक थे, चिंतक थे, राष्ट्र नेता थे, राजनेता थे और बहुत ही मतलब आम व्यक्ति तक उनकी सोच थी कि गरीब का उत्थान कैसे हुआ, जिससे उन्होंने एक आत्मवाद का नारा दिया था। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर लोहाघाट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल गोहरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित जी को याद कर उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श के साथ कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन भर देश की सेवा करते हुए हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो महान विचारक थे और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे और जिनका एक विचार था कि अंत में खड़े हुए व्यक्ति का समृद्ध विकास हो, ऐसी सोच को जो आज धीरे धीरे उसी सोच को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका परिपालन कर रहे हैं, ऐसे महान विचारक को आज हम उनकी जयंती के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। बीते 18 सितंबर से रविदास घाट पर बिरला के पीड़ित परिवार धरने पर बैठे हैं। परिवार व समाज के लोग अनुसूचित आयोग व शासन पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाने के साथ ही साथ धरने पर बैठे हुए हैं। आज बिरला के पीड़ित परिवारों को उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिला है। बिरला की पीड़ित परिवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ समर्थन देने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसूचित आयोग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया व गहरी नाराजगी प्रकट की है। हम अगर मांगे मान ली जाती या इनको न्याय मिल जाता तो बहुजन समाज पार्टी आज समर्थन देने के लिए आती। हम लोग इनके समर्थन में पूरा हमारे सारे विधायक पूरी बहुजन समाज पार्टी धरना स्थल पर पहुंची है। इनका पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी पहले ही दिन से, पूरी बहुजन समाज पार्टी आज से ही थोड़ा ही है भाई, ये तो पहले दिन से ही माननीय मोहम्मद शहजाद जी पहले दिन से ही और दूसरे दिन से हम लगातार सब अधिकारियों से सबसे लगातार बात कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत वहाँ ये प्रकरण उठाने का काम किया है और रखने का काम किया है और दिल से ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी बेलडे वालों के साथ है। ऐसे डर है क्या, और कर लो 10 भाई, मुकदमों से डर कर नहीं भाग रहे हैं।
और मैं समझता हूँ प्रेस को भी मुकदमों की ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है ऐसा प्रेस को पुलिस ने भेजा और मुकदमों से डरा दो, ऐसा नहीं है। मुकदमों से नहीं डरेंगे, कितने ही कर लो। कर्णप्रयाग में 14 नवंबर से होने वाले ऐतिहासिक गोचर मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसका आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय से होगा। ये मेला 7 दिनों तक चलेगा, जिसको लेकर सोमवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में रायका गोचर सभागार में पहली बैठक की गई, जिसमें मेले के भव्य रूप को देने और मेले को सफल बनाने को लेकर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों से सुझाव लिए गए। साथ ही मेला अध्यक्ष ने कहा है कि गोचर मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इस राजकीय मेले में स्थानीय कलाकारों के साथ ही साथ बाहरी जिलों के और राज्यों के कलाकारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो उनको नाचने के लिए कहीं दूर अलग से जगह पर व्यवस्था की जाए। और बड़ी कार्यक्रम कहा से जो करते हैं उनको भी परेशानी होती है। और जो समय से अगले साल किसी चीज के नहीं होती, गैस समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है। और आप लोगों का आशा है कि इस इलाके के गरीबी के कहने का 100-200 लोग हैं, जिनके कारण एक साल से गरीबी को जीता नहीं है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।